पहले पार्ट में सबसे पहले एसिड के बारे में जाना था कि क्या होता है, एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या ये स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, इसके बारे में जाना था। और फिर बहुत सारे एसिड के बारे में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और क्या सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सब। उसके बाद कार्बोलिक अम्ल, उसके बाद फिर लास्ट में फॉस्फोरिक, ये सब के बारे में जाना था। उसके बाद बैटरी अम्ल किसको बोला जाता है, H2SO4 को, है ना। ये सब के बारे में अच्छी तरह से जान लिया था। फिर उसके बाद आरएनएस द्वारा जो है बच्चों क्या किया था, अम्ल का डिफाइन किया गया था आरएनएस के द्वारा। फिर उन्होंने फिर किसको डिफाइन किया था कि क्षार को, यानी कि भस्म को, किस प्रकार से अम्ल जो है जल में घुल करके H+ आयन देता है ना, और उसी प्रकार OH- आयन देता है कौन बच्चों, आपका ये भस्म यानी कि क्षार। तो ये सब के बारे में चर्चा कर लिया था। उसके बाद फिर ये प्रोसेस यानी कि आयोनाइजेशन, आयनीकरण के बारे में जान लिया था। फिर उसके बाद अपघट्य, अनअपघट्य, बहुत ही डिटेल के साथ वहाँ पर चर्चा की गई थी। अगर नहीं देखें तो आप जाकर के सबसे पहले देख सकते हैं। उसके बाद इन सारी चीज़ों के बारे में जाना था। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब मैं यहाँ पर बताया था आपको कि अमाशय रस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें पाया जाता है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट मैं बोला था। उसके बाद दही में लैक्टिक अम्ल, संतरा नींबू का रस, ये सब सिट्रिक अम्ल, ये सारा चीज़ आपको पढ़ा दिया गया था पहले पार्ट में। तो उसके बाद फिर बच्चों हम लोगों ने धातुओं की सक्रियता श्रेणी को जाना था, किस प्रकार से धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है ऊपर से नीचे आने पर घटती है। और सबसे अधिक धातु जो सक्रिय धातु है क्या है, पोटेशियम है। उसके बाद आपका कैल्शियम और सोडियम आता है। फिर पोटेशियम और सोडियम को जो है कि किस में डुबा के रखा जाता है बच्चों, किरोसिन में, क्योंकि अगर उसको बाहरी खुला छोड़ करके रखा जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसमें तुरंत आग लग जाती है। सबके बारे में जान लिया था। उसके बाद फिर सूचक के बारे में जाना था कि किस तरह से अम्ल और क्षार के हम लोग पहचान करते हैं, प्रकृति सूचक के द्वारा और आर्टिफिशियल सूचक के द्वारा। और इसमें मैंने मुख्य रूप से लिटमस और मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेरिन, इन तीनों को मैं VBI बताया था बच्चों। और बताया था कि किस प्रकार से जो है लाल लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता अम्ल, और क्षार जो है क्या कर देता है, उसको नीला कर देता है। ये सब के बारे में जान लिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड पार्ट, यानी कि दूसरा पार्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, क्योंकि अम्ल के गुण, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि अम्ल और क्षार के गुणों में अंतर क्या क्या है, इसको लिखें, ठीक है। या फिर पूछ देता है कि अम्ल के 3 गुणों को लिखें। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही डिटेल के साथ उसके प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसके गुण को बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अम्ल तथा क्षार के गुण, यानी कि एसिड और बेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल तथा क्षार के गुण निम्नलिखित है, यानी कि नीचे जितने सारे पढ़ेंगे बच्चों अभी से लेकर के, तो ये सारे चीज़ क्या है, इसके अम्ल और क्षार के गुण में आएंगे। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर गुण, अम्ल का गुण है बच्चों कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, सावर, यानी कि खट्टा होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि अम्ल जो है बच्चों किससे बना है, एसिड। और एसिड शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एसिडस, जो एक लैटिन शब्द है। और एसिडस का माना होता है, अर्थ होता है बच्चों उसका कि खट्टा, यानी कि सावर। इसलिए एसिड जो है स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। और ये जो है क्या होता है, जल में घुल करके H+ आयन देता है, ठीक है। किंतु क्षार जो है स्वाद में कैसा होता है बच्चों, कड़वा होता है ना। साबुन का मैंने एग्जांपल लिया था, है ना, साबुन। और अम्ल में आप कुछ भी ले सकते हैं, इमली बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है, टमाटर बच्चों, सेब, है ना, ये सब चीज़ किसमें, दही, ये सब अम्ल में आएगा आपका। तो आई थिंक आपको पहला जो पॉइंट था, आपको अम्ल स्वाद में खट्टा होता है किंतु क्षार स्वाद में कैसा होता है, कड़वा, ये समझ में आ गया। आइए दूसरा अम्ल का गुण है कि अम्ल जो है कैसे होते हैं, विषैले होते हैं, यानी कि संक्षारक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, अम्ल जो है विषैले होते हैं, यानी कि ये पॉइजनस होते हैं। स्वच्छ भोजन में जीवाणु, विषाणु, कीटाणु प्रतिक्रिया कर भोज्य पदार्थ को क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। क्या बच्चों, जैसे आप लोग रात में भोजन को खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से के साथ संयोग करके क्या करते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। और ऑक्सीकृत करने से वो क्या हो जाता है, सवेरे उठ करके जब उसको चखा जाता है तो वो कैसा हो जाता है, दुर्गंधित हो जाता है, और वो क्या पॉइजनस हो जाता है, यानी कि विषैला। अगर उसको अगर उपयोग में लाया जाता है तो क्या हो जाता है बच्चों, उससे आपका शरीर यानी हेल्थ जो है क्या हो जाता है, मतलब कि स्वास्थ्य खराब हो सकता है उससे। तो तीसरा पॉइंट आपका कि अम्ल तथा भस्म का पता लगाने के लिए सूचक का उपयोग, कि किसी भी अम्ल या फिर भस्म, इसका पता कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए क्या है बच्चों, सूचक है कि अलग अलग सूचक है, उसको आप अम्ल के विलयन में डालेंगे तो अलग रंग देगा, और भस्म के विलयन में डालेंगे तो अलग रंग देगा। उससे पता कर सकते हैं कि कौन जो विलयन है वो अम्ल है और कौन सा विलयन आपका क्षार है, ये सब का पता कर सकते हैं। तो अम्ल तथा भस्म का पता लगाने के लिए प्रकृति में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कई प्रकार के पदार्थ है जिसे क्या कहते हैं तो बच्चों, सूचक कहते हैं। यानी कि अम्ल और भस्म का पता लगाने के लिए प्रकृति में अलग अलग पदार्थ है और इसी को सूचक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वह पदार्थ जो क्या करे, विलयन में रंग परिवर्तन कर देता है। वह पदार्थ मैंने पहले ही बताया कि ये रंग परिवर्तन करके अपना ये बताता है कि कौन विलयन अम्ल है और कौन क्षार। तो वह पदार्थ जो क्या करे, विलयन में
रंग परिवर्तन कर देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। और सूचक में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बंदा गोभी, चुकंदर, हल्दी, फूल के पत्ते और उसके बाद लिटमस। और इसमें हम लोगों ने लिटमस पत्र को बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला था बच्चों, क्योंकि इसी के आधार पर बहुत ही आसान हो जाता है अम्ल और भस्म को चुनना। ठीक है, तो वहाँ पर इसके पहले हम लोगों ने पहले बात भी कर लिया था कि किस प्रकार से बंदा गोभी जो है अम्ल विलयन में किस प्रकार से बदल देता है कलर, यानी उसका रंग बदल जाता है, और किस प्रकार से क्षारीय विलयन में उसका रंग बदल जाता है। इस तरह से हम लोगों ने बात कर लिया था। तो आइए थोड़ा था स्पेशली रूप से हम लोग, क्योंकि लिटमस पत्र इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ स्पेशली रूप से लिटमस पत्र को हम लोग देखेंगे। तो लिटमस पत्र जो है ये कैसा, ये थाइलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला गया बच्चों। आप लोग 9th क्लास में पढ़ा था बच्चों पादप जगत और जंतु जगत, है ना, वहाँ पर वर्गीकरण किया था, जीवों का वर्गीकरण, और वहाँ पर आपने पढ़ा था अलग अलग प्रकार के समूह पढ़े थे, अलग अलग प्रकार के वर्ग पढ़े थे, यानी क्लासिफिकेशन में थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इस तरह से आप लोगों ने ढेर सारे चीज़ पढ़े थे बच्चों। तो उसमें से एक वर्ग आप लोग जानते होंगे थाइलोफाइटा। तो एक वर्ग है थाइलोफाइटा के वर्ग लाइकेन, क्या है बच्चों, लाइकेन पौधा का नाम है। वो जो लाइकेन पौधा है किस में है, थाइलोफाइटा वर्ग में, इसी पौधे से निकाला गया। ये कैसा, किस प्रकार का, गुलाबी। आपको याद रखना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जो है लाइकेन पौधे जो निकाला जाता है थाइलोफाइटा वर्ग से, तो इससे लिटमस पत्र जो बनाया जाता है इसका रंग कैसा होता है, तो गुलाबी होता है। किस प्रकार का रंग होता है बच्चों, गुलाबी। ठीक है, तो गुलाबी रंग का कैसा, उदासीन आकर होता है। जो अम्ल विलयन में ये लिटमस जो है अम्ल विलयन में लाल देगा और क्षारीय विलयन में नीला। ठीक है बच्चों, अम्ल विलयन में जैसे डालेंगे तो वो लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, और जैसे क्षार विलयन में डालेंगे तो वो नीला कर देगा। तो इस तरह से लिटमस के द्वारा हम लोग अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया, हम लोगों ने अम्ल और भस्म की अभिक्रिया पहले चैप्टर में भी देखा था, किस प्रकार से HCl और जैसे NaOH है ना बच्चों, इस तरह से अभिक्रिया किया था और क्या बना था, यहाँ पर बन गया था NaCl यानी लवण और जल, है ना। तो अम्ल और भस्म ये तो पहले भी जाना था, और इसको हम लोगों ने वहाँ पर क्या नाम दिया था बच्चों, वहाँ पर हम लोगों ने नाम दिया था उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अगर कोई पूछ ले उदासीनीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे दूसरा नाम इसका होगा अम्ल भस्म अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया, या अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा और क्या देगा, वो लवण देगा यानी साल्ट, और क्या देगा, जल। तो अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं कि नहीं। ये पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था, पहला चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब एसिड और बेस, यानी कि जब अम्ल और लवण क्या कर, जब अम्ल और क्षार जो है अभिक्रिया करेगा और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल देगा, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, ये दोनों अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण बना रहा है, लवण NaCl। ये क्या है बच्चों, साल्ट है ना, ये तो नमक है ना आपका, तो लवण बना रहा है, और जल यानी H2O, तो इसको हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। H2SO4 और KOH, यानी ये आपका H2SO4 क्या हो गया, आपका अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH है तो क्या हो जाएगा, क्षार। तो दोनों अभिक्रिया करेगा, 100% यहाँ पर लवण बनने वाला। और किस तरह से लवण बनता है बच्चों, ये K जो है ये धातु आपका प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका SO4 के साथ, SO4 माइनस होता है और हाइड्रोजन प्लस होता है, और OH माइनस होता है। देखो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा तो K क्या बन जाएगा, K2SO4, है ना। और ये हाइड्रोजन प्लस वाला इस OH माइनस के साथ जाएगा तो H और फिर OH, तो कितना हो जाएगा बच्चों, H होकर के 2H हो जाएगा, यानी H2 और ऑक्सीजन एक H2O हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा K2SO4 और H2O। अब बोलेगा कि K2 कैसे बन गया, SO4। देखिए बच्चों K और SO4 इस तरह से आप लोग 9th क्लास में जानते होंगे, K का जो संयोजकता होता है इसका 1 होता है बच्चों, K का जो संयोजकता होता है कितना, 1। और ये इसका जो होता है सल्फेट का कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरह से, है ना, पढ़े थे ये सब। तो बन जाएगा K के साथ क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा तो K2, और SO4 के साथ 1 आ जाएगा तो K2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ये एक प्रकार का लवण हो जाएगा और ये आपका जल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है अम्ल और भस्म अभिक्रिया क्या क्या बनाता है बच्चों, तो लवण बनाता है और जल बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर पूछा जाता है बार बार, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से क्या बनता है, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, अम्ल प्लस भस्म दे देगा बच्चों। उसके बाद आपका क्या करेगा, तीर देगा, तीर के निशान के बाद आपका क्या कर देगा, खाली जगह छोड़ देगा इस तरह से, और प्लस में जल दे देगा। अब इस खाली जगह को भरना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका लवण बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका ये है अम्ल और धातु की अभिक्रिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं D नंबर में, कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा लवण और हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर अम्ल जो है
ये धातु के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ बच्चों? धातु। और धातु किसको बोलते हैं? जिसके बाहरी ऑर्बिट में कितना हो, 1 2 3। और धातु वाला चैप्टर हम लोग अगले चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो धातु वाला ही चैप्टर आने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट मज़ेदार वहाँ पर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, धातु वाला चैप्टर। तो वहाँ पर सारा चीज़ आपको समझ में आएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर अम्ल, एक अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया जैसे करती है तो ये क्या बनाता है बच्चों? लवण बनाता है। लवण और हाइड्रोजन गैस। देखिए थोड़ा सा बदल रहा है यहाँ पर, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा था, लेकिन यहाँ पर जल नहीं बन करके खाली ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है हट जाता है। ऑक्सीजन हट जाता है मतलब कि खाली हाइड्रोजन आपका बन रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, सिर्फ ये सब याद रखना है बच्चों। ये आपका ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि अम्ल और धातु के अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, अम्ल और जो है क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल वे में। तो आपको यही चीज़ याद रखना है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया के लवण और हाइड्रोजन गैस यानी H2 बनाता है, ठीक है, ये उड़ जाता है आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए सोडियम क्या है? एक धातु है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ठीक है, सोडियम धातु हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा, है ना, यानी कि लवण बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन जो बचा है वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है, पोटेशियम एक धातु है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो किस तरह से अभिक्रिया करेगा? वही वाला फिर KSO4 बन जाएगा यानी पोटेशियम सल्फेट। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अलग से उड़ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर बन जाएगा लवण और जल, ठीक है। तो आप लोग को याद रहेगा ये सब चीज़। दो यहाँ पर प्रॉपर्टी बात कर ले बच्चों कि अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। दो चीज़ होगी आपका यहाँ पर, सिर्फ रिएक्शन सबको ध्यान में रखना है। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि किसी भी अम्ल को जब किसके साथ मिलाएंगे? धातु के कार्बोनेट, कोई भी धातु ले लेंगे और उसके कार्बोनेट ले लेंगे यानी कि कार्बोनेट CO3, या फिर क्या लेंगे? धातु के बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? HCO3, ठीक है, HCO3 उसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। तो धातु के कार्बोनेट के साथ तो कोई एक धातु ले लीजिए, मान लिया धातु ले लीजिए यहाँ पर सोडियम Na, तो NaCO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट है ना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और एक अम्ल लिए HCl। तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है? देखो याद रखना है खाली ये सब चीज़ में, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको क्वेश्चन में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, धातु के कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है, ऐसे पूछेगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पूछ लेगा कि धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है तो हाइड्रोजन, और धातु के कार्बोनेट के साथ कौन सी देती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रहेगा आपको, दो चीज़ यहाँ पर आ रहा है इंपॉर्टेंट बच्चों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो धातु के इसके साथ लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर किस तरह से बन रहा है, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए आप, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पहले लवण बनेगा बच्चों, लवण कौन सा बनेगा? देखो तो Na और Cl मिल करके लवण बन जाएगा NaCl, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बनेगा आपका? जल। तो जल का तो फॉर्मूला जानते ही आप लोग, कुछ नहीं देखना है वहाँ पर, H2O बैठा देना है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बैठा देना है, बस हो गया। सिर्फ लवण का निर्माण अपने से आप लिख सकते हैं, और बाकी तो H2O और CO2 तो आपको बैठा देना है, क्योंकि आपको मालूम है पहले से धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होगा? K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट, और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? H2SO4 यानी कि ये क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बनेगा? सबसे पहले लवण बनेगा। तो लवण का निर्माण कैसे होगा? K2SO4 बन जाएगा, है ना, K2SO4। और उसके बाद अपने मन से आप H2O दे देंगे और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। क्यों? क्योंकि अम्ल हम लोग पहले ही से कंसेप्ट जानते हैं कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल जो अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए NaHCO3 किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? मैंने पहले चैप्टर में इसके बारे में चर्चा किया था। किसका फॉर्मूला होता है जल्दी बताइए, ये किसका फॉर्मूला होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि HCO3 आता है ना, सिर्फ CO3 आए तो कार्बोनेट, और H आ जाएगा HCO3 तो इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो धातु के बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? उसी प्रकार से बनेगा, धातु के यहाँ पर लवण पहले बनेगा, फिर उसके बाद जल बनेगा, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो याद रहेगा आपको, तीन चीज़ हो गया यहाँ पर अब तक कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या देगा? लवण और जल देगा। अम्ल और धातु मिलकर के क्या देगा? तो यहाँ पर लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। अब यहाँ पर अम्ल और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ हमें क्या देगा बच्चों? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया कर लवण, जल देता है। देखिए धातु का कोई भी ऑक्साइड होगा, धातु के ऑक्साइड कैसे बनते हैं बच्चों? धातु ले लिए कोई और उसको किसके साथ अभिक्रिया करा दिए? ऑक्सीजन के साथ। तो धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। तो Na और O2 मिलकर के क्या बन जाएगा? Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं धातु के ऑक्साइड।
आराम से कर सकते हैं बच्चों। तो सोडियम ऑक्साइड यानी कि ये एक धातु के ऑक्साइड हो गया। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये हो गया धातु के ऑक्साइड। तो ये सब धातु है ना, क्योंकि सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, और इसके साथ जब ऑक्सीजन आ जाता है तो ऑक्साइड हो जाता है। तो धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करके क्या देता है, लवण और जल देता है। यानी कि जैसे अम्ल और क्षार, अम्ल और भस्म मिलकर के लवण और जल दे रहा था, उसी तरह से यहाँ पर क्या कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पर धातु के ऑक्साइड भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल दे रहा है। यानी कहने का ये मतलब है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि भस्म होते हैं, तब ना वो लवण और जल दे रहा है। क्या बच्चों मालूम है आपको, क्योंकि धातु के ऑक्साइड लवण और जल कब देगा, जब अम्ल जो है धातु ये क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर धातु के ऑक्साइड दे रहा है, मतलब कहने का सेंस है कि यहाँ पर धातु के ऑक्साइड कैसे प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, ऑप्शन में दे देगा ए नंबर में अम्लीय प्रकृति का, बी नंबर में क्षारीय प्रकृति का, सी नंबर में देगा लवणीय प्रकृति का, डी नंबर में देगा तीनों। तो यहाँ पर क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पर आपका क्षारीय प्रकृति हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भास्मिक प्रकृति का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, ZnO यानी कि धातु के ऑक्साइड हो गया, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अब यहाँ पर क्या बना देगा, लवण और जल, तो ZnSO4 बन जाएगा बच्चों, ZnSO4 इस तरह से बनता है बच्चों, Zn और SO4 इधर रख दीजिए आप। Zn का जो है संयोजकता बच्चों 2 होता है, ठीक है, और सल्फेट का भी 2 होता है, तो 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ZnSO4। आसानी से ये सब 9th क्लास में आप लोग सीख लिए होंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ZnSO4। ठीक है, तो ZnSO4 और जल बन जाएगा, तो जल का तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही है, H2O होता है। ठीक है, तो इस तरह से। दूसरा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों अभिक्रिया क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड, ये Ca और इधर रख देंगे Cl। Ca का कितना होता है संयोजकता बच्चों 2, और इसका Cl का क्लोरीन का कितना होता है 1, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो Ca और Cl का कितना हो जाएगा 2, तो फार्मूला बन जाएगा CaCl2, और जल तो बनेगा ही, तो जल डाल देना है आपको। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, देखिए Cu, और इधर बन जाएगा आपका Cu यानी SO4, तो Cu का कितना होता है बच्चों 2, और सल्फेट का कितना होता है 2। ठीक है, तो ये 2 2 कैंसिल है ना, तो इस तरह से एक यहाँ पर कितना बचेगा 1 1, तो मतलब CuSO4 बन जाएगा सिर्फ, है ना, कॉपर सल्फेट। आया समझ में बच्चों, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने बात यह है कि CuO को क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, CuO को क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, और CuO को क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा कॉपर सल्फेट, और जल तो बनेगा ये 100%। कोई दिक्कत है यहाँ पर, अब तक 4 प्रकार का रिएक्शन हम लोगों ने कर लिया है ना। पहला में अम्ल और भस्म, दूसरा में आपका अम्ल और धातु है ना, तीसरा में अम्ल और धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, और चौथा में हम लोगों ने धातु के ऑक्साइड और अम्ल। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। अब 5वां नंबर का ये रिएक्शन क्या हो रहा है कि अधातु के ऑक्साइड जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल, और अधातु के ऑक्साइड जो होता है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। यानी कहने का यहाँ पर सेंस है कि अधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है बच्चों, किस प्रकृति की, अम्लीय प्रकृति की। ध्यान रखिए आपको, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो यहाँ पर क्या रहेगा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है, तो ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो C क्या है बच्चों, अधातु है, कार्बन अधातु है, और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, तो अधातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड बनाता है, और जैसे ही ये किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा हम लोग को, लवण और जल देगा। तो ये अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये कैसे प्रकृति होते हैं, क्षार ये अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया, यानी कि किसी भी अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया करने से क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके उष्मा देती है, बहुत ही अधिक मात्रा में उष्मा देती है। मान लीजिए कोई ये बीकर है और इसमें आपने H2SO4 रख दिया है, और जैसे ही इसमें जल डालेंगे बच्चों तो बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर उष्मा देगी, बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर हीट उत्पन्न करेगी। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो है जल में कभी भी आप क्या मतलब कभी भी जो है अम्ल में जल नहीं डालेंगे, आप हमेशा क्या करेंगे बच्चों, जल में अम्ल डालेंगे। ठीक है, तो अम्ल जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हमेशा
अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है और हाइड्रोनियम आयन भी बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O+, H3O+, इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अगर सूत्र पूछ दे कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लिख देंगे आराम से H3O+। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा देती है। और हम लोग जानते हैं कि अगर ऊष्मा प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में ऊष्मा अगर उत्पन्न होती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्मा शोषी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो यहाँ पर बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है H2O के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन बनेगा और क्या हो जाएगा? Cl जो है अलग हो जाएगा Cl- में, और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर क्या करेगी? ऊष्मा उत्पन्न करेगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और सल्फेट आयन बनेगा और यहाँ पर ऊष्मा देगा बहुत बड़ी मात्रा में। इसलिए ये क्या हो जाएगा? अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से भस्म भी जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है बच्चों? ऊष्मा देती है। जिस प्रकार से अम्ल जो है जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देती है, उसी प्रकार से भस्म भी जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन देगा और ऊष्मा देगा बड़ी मात्रा में। तो ये भी कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर पूछा जाता है ये कि अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा से शोषी, संयोजन, अपघटन, इस तरह पूछा जाता है। तो किस प्रकार की है बच्चों? यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो उस यहाँ पर जैसे NaOH जल में घुल रहा है तो क्या हो जाएगा? Na+ में टूट जाएगा और प्लस में OH- में टूट जाएगा और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर क्या करेगी? हीट उत्पन्न करेगी, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक की, अम्ल तथा क्षार की शक्ति, यानी कि किस प्रकार से अम्ल की शक्ति होती है और किस प्रकार से क्षार की शक्ति होती है। देखिए बच्चों, सारा चीज़ सेम नहीं हो सकता है ना। मान लीजिए बच्चों, गेम होती है दो या फिर दो के बीच में लड़ाई होती है, तो क्या दोनों का ताकत बराबर होता है? क्या नहीं ना। एक दूसरे को क्या कर देता है बच्चों? एक दूसरे को हरा देता है यानी गिरा देता है। तो मतलब वहाँ पर कंपैरिजन में क्या होता है? एक की तुलना में दूसरा क्या ज़्यादा ताकतवर रहता है तब दूसरे को हराता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर अम्ल में क्या होगा कि कुछ अम्ल क्या हो जाएंगे? कुछ ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और कुछ अम्ल हो जाएंगे क्या? बहुत ही कम शक्तिशाली। तो यहाँ पर जो अम्ल ज़्यादा शक्तिशाली होगा, जो अम्ल यानी कि ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन देगा, उसको बोलेंगे परबल अम्ल। ठीक है, वह अम्ल जो जल में घुल करके आसानी से H+ दे, यानी कि ज़्यादा मात्रा में H+ दे, यानी कि हाइड्रोजन आयन दे, उसको हम लोग बोलेंगे परबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान रहेगा आपको। तो वह अम्ल जो जल में घुल करके आसानी से H+ आयन देता है उसे परबल अम्ल कहते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा मात्रा में HCl जो है, उसके बाद H2SO4, HNO3, फिर उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से सबसे ज़्यादा परबल क्या होता है बच्चों? आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रहेगा। उसके बाद H2SO4, उसके बाद HNO3। आपको तो इस तीनों को याद रखना है। अगर परबल एसिड का अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो इन तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, परबल अम्ल का फॉर्मूला ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये तीनों अच्छा उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद दुर्बल अम्ल। दुर्बल मतलब क्या बच्चों? कि कमजोर, मतलब कि कम मात्रा में H+ आयन देगा, यानी हाइड्रोजन आयन देगा। वीक एसिड यानी कि कमजोर। तो वह अम्ल जो क्या है वो जल में घुल करके आसानी से H+ आयन नहीं देता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में देता है, उसको हम लोग दुर्बल अम्ल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पर जैसे क्या हो जाएगा? सबसे कम यहाँ पर कौन दे रहा है? तो यहाँ पर एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है। उसी तरह से फॉस्फोरिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है बच्चों, तो ये सबको नहीं लेंगे ऐसे ही। मेनली आपको यह सब याद रखना है कि एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड ये क्या है? दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि ये जल में घुल करके बहुत ही कम मात्रा में क्या देता है? आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देता है। तो इसको बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो CH3COOH किसका फॉर्मूला होता है? एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल ये फॉर्मूला पूछा गया है बच्चों, बार बार पूछा गया कि CH3COOH किसका फॉर्मूला है, इस तरह से पूछ देता है। तो यहाँ पर दे देता है फॉर्मिक अम्ल, एथोनिक अम्ल, मेथोनिक अम्ल, इस तरह से दे देता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एथोनोइक अम्ल, यानी कि एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। उसी प्रकार से HNO3 को क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रिक अम्ल। ध्यान रहेगा आपको। HCl, देखिए HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 को क्या बोलते हैं? HNO3 को नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और CH3COOH को क्या बोलते हैं? CH3COOH को एसिटिक अम्ल। H2SO4 को क्या बोलते हैं हम लोग? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी बैटरी अम्ल। ठीक है,
ध्यान रहेगा आपको सारा चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परवल छाल का। उसी तरह से जैसे परवल अम्ल था उसी तरह से परवल क्षार हो जाएगा। जो ज़्यादा शक्तिशाली होगी, जो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा यानी कि OH आयन देगा, उसको हम लोग बोलेंगे परवल क्षार, और जो कम मात्रा में देगा उसको बोलेंगे दुर्बल क्षार। वह क्षार जो जल में घुल करके आसानी से OH आयन देता है, यानी कि जो क्या होती है, बहुत ही बड़ी मात्रा में OH आयन देती है, उसको हम लोग बोलते हैं परवल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन है बच्चों, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये परवल आपका क्षार हो जाएगा। तो जो जल में घुल करके आसानी से क्या दे, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन दे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका। तो ए है आपका इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोला जाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, धातु के साथ यहाँ बच्चों धातु का हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये क्या है, सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम है के, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Ca यानी कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आसानी से आप ये सब नाम लिख सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। दुर्बल क्षार यानी कि क्या बच्चों, वीक बेस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कम शक्तिशाली हुआ, यानी कि कम मात्रा में आपका ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो वह क्षार जो जल में घुल करके आसानी से OH आयन नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक है, दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस कहते हैं। जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है इसकी तुलना में, KOH और NaOH की तुलना में। तो सबसे यहाँ पर दुर्बल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो याद रहेगा आपको सारा चीज़, परवल अम्ल, परवल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। ठीक है, अब यहाँ पर नोट पॉइंट के रूप में दिया हुआ आपका, नोट पॉइंट के रूप में दिया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में भूले से पानी न डालें अन्यथा आग लग सकती है। यानी कि जो H2SO4 होती है बच्चों, उसमें क्या कह रहा है, नोट पॉइंट के रूप में दिया हुआ है कि उसमें भूले से भी आपको पानी नहीं डालना है, नहीं तो क्या होती है, क्योंकि अम्ल और जल की अभिक्रिया से बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो वहाँ पर आग लग सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, कभी भी सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी नहीं डालेंगे। जबकि क्या करेंगे, अगर करना भी है कभी तो बहुत ही सेफ्टी के साथ, घर में तो करना नहीं है बच्चों, बहुत ही संक्षारक होता है ये, बहुत ही। लेकिन यहाँ पर क्या किया था, कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। क्या करेंगे, पानी में अम्ल डालेंगे धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ले लिए, 1 चम्मच अम्ल डाले, फिर 1 चम्मच अम्ल डाले, इस तरह से उसका विलयन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालें, क्योंकि वहाँ पर आग लग सकती है अचानक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग pH स्केल। ठीक है बच्चों, pH स्केल यानी ये स्केल क्या है, इसके द्वारा से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मापेंगे किसका, अम्ल का और जल का और अम्ल, भस्म और लवण का, कि किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे इसके द्वारा कि अम्ल की शक्ति क्या होती है, भस्म की शक्ति क्या होती है, लवण की शक्ति क्या होती है। तो इसको किसने दिया था, सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक था बच्चों। उन्होंने सन 1990 ईस्वी में, सन 1909 ईस्वी में, 1909 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक जिसका क्या नाम था, सोरेंस था, उसने विलयन की अम्लता तथा क्षारीयता की शक्ति को तथा उसके गुण को बताने के लिए एक यंत्र बनाया था, जिसे क्या कहा था उसको, pH स्केल। ठीक है, pH स्केल। इस स्केल में कुल कितने 14 खंड है बच्चों, कितना खंड, 14 खंड है, जिसमें 0 से 7 तक अम्ल, 0 से 7 के बीच के अंतराल को क्या, 0 से 7 के बीच क्या आता है बच्चों, अम्ल। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.9 तक जाएगा, 6.999 तक जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल आएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी विलयन का pH मान 6 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल। अगर 7 आ गया तो वो अम्ल नहीं होगा। फिर 7 से कम 0 से ज़्यादा, ठीक है, 0 से ज़्यादा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अम्ल हो जाएगा आपका, 0 से लेकर के 7 तक। 7 उदासीन को सूचित करता है, यानी कि जो 7 होगा जिस विलयन का pH मान एग्जैक्टली, वो किसको सूचित करेगा, उदासीन को, यानी कि वो लवण को सूचित करेगा। ठीक है, लवण का pH मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, यानी कि शुद्ध जल का भी pH मान 7 होता है। और 7 से लेकर के उधर 7 से आगे 14 तक किसकी होती है, भस्म। ठीक है, तो 0 से लेकर के 7 तक अम्ल, और 7 उदासीन, और 7 से लेकर 14 तक भस्म को सूचित करेगा। ठीक है, तो pH स्केल किसने दिया था, एक सोरेंस नाम का एक वैज्ञानिक, कब दिया था, 1909 ईस्वी में। किसके लिए दिया था, अम्ल और क्षार की शक्ति के संबंध में दिया था ये देखिए इस प्रकार से ये बना दिया आपका। और कितना खंड है बच्चों, 14 तक है, और यहाँ पर कितना, ये 7 आपका है, और यही आपका उदासीन है। ठीक है, यहाँ से इधर जितना भी है ये सब अम्ल विलयन में आ जाएंगे इधर, और इधर कितना, ये सब क्षार है। अगर किसी भी प्रकृति, मान लीजिए 12 आ गया, pH मान कितना आ गया, 12, तो क्या हो जाएगा, क्षार। अगर 3 आ गया तो मतलब अम्ल। ठीक है, 7 आ गया तो उदासीन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है pH, अब इसको डिफाइन किया गया है pH, तो पोटेंस ऑफ H+ आयन, क्या बोलते हैं, पोटेंस ऑफ
स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रेंथ इसकी शक्ति, तो किसी विलियन के H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन के लघु गुणक किसको बोलते हैं बच्चों? लॉगरिथम यानी कि लघु गुणक के ऋणात्मक मान को pH कहा जाता है। यहाँ कहने का क्या सेंस है कि किसी भी विलियन का जो H+ आयन होगा यानी सांद्रण जो होगा वो लघु गुणक यानी कि लॉग के ऋणात्मक मान, तो लॉग का ऋणात्मक मान माइनस ले लीजिए है ना लॉग, और H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन है तो यहाँ पर ले लेंगे बच्चों H, तो इसी को हम लोग बोलते हैं pH। ठीक है, ऋणात्मक लेंगे यहाँ पर लोगरिथमिक यानी कि लघु गुणक को यहाँ पर ऋणात्मक लेंगे किसका? हाइड्रोजन आयन का, हाइड्रोजन सांद्रण का। तो इस प्रकार से मतलब कि ऐसे हो जाएगा log H+ आयन। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको दे देगा, आपको दे दिया क्वेश्चन कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है क्या कितना है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मान लीजिए दे दिया 10 का पावर -2। ठीक है, क्या दे दिया यहाँ मान लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया 10 का पावर -2, तो बोलेगा कि pH इसका कितना होगा, इसका pH मान कितना होगा। तो किस तरह से निकालेंगे हम लोग? फॉर्मूला लगा देंगे -log, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की जगह क्या देंगे 10 का पावर -2 है ना। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ये पावर में रहता है ना, अगर बच्चों आगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है नीचे उतर जाता है, ये वाला जो पावर होता है ये इधर आके आगे आ जाएगा, तो आगे आ जाएगा तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 रह जाएगा और log 10। ठीक है, 2 log 10 हो जाएगा, और 10 का वैल्यू कितना होता है? log 10 का वैल्यू होता है 1, log 10 का वैल्यू 1 होता है बच्चों, याद रहेगा आपको। log 10 का वैल्यू 1, log 100 का वैल्यू 2, log 1000 का वैल्यू 3, यानी कि log 10 में कितना जीरो आ रहा है? 1 जीरो आ रहा है, तो इसलिए log 10 का वैल्यू 1 होगा। log 100 में कितना जीरो आएगा? 100 में 2 जीरो आएगा, तो log 100 का मान 2 होगा। log 1000 में कितना जीरो आएगा? 3, तो वहाँ पर log 1000 का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर log 10 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 log 10 का वैल्यू 1 है तो 2 गुना log 10 का वैल्यू 1, तो 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो यहाँ पर 2 जो है pH मान किसका होता है? अम्ल प्रकृति का है ना, अम्ल प्रकृति का होगा, तो यहाँ पर विलियन किस प्रकृति की होगी? विलियन जो है अम्लीय प्रकृति की होगी। ठीक है, इस प्रकार से निकाल लेंगे आप बताना। तो अगर मान लीजिए H+ आयन, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, अगर H+ आयन का सांद्रण अगर मान लीजिए दिया हुआ है 10 का पावर -7, ठीक है 10 का पावर -7 इसका दिया हुआ है, तो ये आप कैसे बताएंगे इसकी प्रकृति क्या होगी? ये अम्लीय प्रकृति का होगा या क्षारीय प्रकृति का होगा या जो है लवणीय प्रकृति का होगा? आप कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रण है कितना हो 10 का पावर -7 हो तो लगा देंगे आप लोग फॉर्मूला आराम से, इसको बना करके कमेंट में ज़रूर लिखना। तो आई थिंक बच्चों आज का जो है सारा चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।